माई सेल्फ इज़ अनु पटेल। लेट्स क्रैक नीड विद मी। आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन इन लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल। कह रहा आप अवेयर होंगे कि कोई भी कितना भी लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हो लेकिन वो अपनी लाइफ की जो स्टार्टिंग है वो सिंगल सेल से ही करता है। यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज टू फॉर्म सच ए लार्ज ऑर्गेनिज्म। कह रहा आपको आश्चर्य होता होगा कि कैसे एक सिंगल सेल इतना लार्ज ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करेक्टरिस्टिक होता है सेल का। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल का ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करेक्टरिस्टिक होता है। ऑल दी सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल। कह रहा जितने भी सेल हैं सब डिवाइडिंग इनटू टू पेरेंटल सेल, जितने भी पेरेंटल सेल हैं वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाती हैं। ठीक है। ईच टाइम दे डिवाइड, जब भी वो डिवाइड करेंगी पेरेंटल सेल तो एक पेरेंटल सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाएंगी। These newly formed daughter cell can themselves grow and divide, give rise to new population that formed by growth and division of single parental cell and its progeny। कह रहा है फिर जो डॉटर सेल बनेंगी फिर वो डॉटर सेल क्या करेंगी, फिर वो डॉटर सेल डिवाइड करके दो अलग न्यू डॉटर सेल बनाएंगी, जिससे जो है पॉपुलेशन में सेल बढ़ता जाएगा। ठीक है। ग्रोथ और डिवीजन कर करके। ठीक है। इन अदर वर्ड सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ ए सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल। इसी तरह साइकिल चलती रहेगी और ग्रोथ और डिवीजन कर करके ये सिंगल सेल जो है ये मिलियंस ऑफ सेल बना लेंगी। ये साइकिल ऐसे बार बार रिपीट होती रहेगी, जिससे एक जो सिंगल सेल होता है, हम पढ़ेंगे जाइगोट, एक सिंगल सेल होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है। अब जैसे ह्यूमन को ही ले लो, ह्यूमन भी जब भी बना था पहले एक सिंगल सेल जाइगोट से ही बना था। ठीक। आज उसके बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल हैं। बिलियंस ऑफ सेल कैसे हुए हैं? ग्रोथ और डिवीजन कर करके। ठीक। सेल ग्रो करेगा फिर वो डिवाइड कर जाएगा, एक से दो सेल होंगे, फिर दो से चार हो जाएंगे, चार से आठ हो जाएंगे, आठ से 16, 16 से 32, ऐसे ऐसे डिवाइड होते जाएंगे। ठीक है। हम पढ़ेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल पढ़ेंगे। सेल डिवीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा जो सेल डिवीजन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो। ठीक है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल DNA रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। कह रहा जब सेल का डिवीजन होगा तो उसमें DNA रेप्लिकेशन भी होगा। ठीक है। सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। जब हम सेल का डिवीजन करेंगे तो उसमें DNA का रेप्लिकेशन भी होगा और सेल ग्रोथ भी होगा। ठीक है। ऑल दीज प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन, DNA रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ hence take place in a coordinated way to ensure the correct division and formation of progeny containing the intact genome। ठीक है। कह रहा जो सेल डिवीजन है और DNA रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, DNA रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ जो है ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में होगा। ठीक है। एक कोऑर्डिनेटेड वे में होगा जिससे ये करेक्ट डिवीज़न और फॉर्मेशन अब जिससे वो सही तरीके से डिवीज़न हो सके और सही मात्रा में जो जीनोम है वो डॉटर सेल में जा सके। ठीक है। पहले सेल क्या करता है, ग्रोथ करता है, फिर ग्रोथ के बाद फिर वो DNA रेप्लिकेशन करेगा, फिर DNA रेप्लिकेशन जब करेगा तो उसके बाद फिर वो सेल डिवीज़न करेगा। ठीक। तो ये जो सारा एक प्रोसेस है वो कोऑर्डिनेटेड वे में होगा। दी सीक्वेंस ऑफ इवेंट by which the cell duplicate its genome and synthesis the other constituent of cell।
कह रहा है ये जो सीक्वेंस है जिसमें सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को और सिंथेसिस करता है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल को एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल टर्म्ड एज सेल साइकिल। अब कह रहा है भाई सेल साइकिल किसे कहते हैं? सेल साइकिल में क्या होगा, जो सेल है वो डुप्लीकेट करेगा अपने जीनोम को और सिंथेसिस करेगा अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल को और इवेंचुअली वो डिवाइड कर जाएगा 2 डॉटर सेल में, उसे सेल साइकिल कहेंगे। सेल साइकिल में पहले वो ग्रोथ करेगा सेल, ठीक है, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन करके वो डिवाइड कर जाएगा। इस साइकिल को सेल साइकिल बोलेंगे। ऑल्दो दी ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, कह रहा है कि ऑल्दो जो ग्रोथ है इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, यह एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। जो सेल का ग्रोथ है ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। कह रहा है जो सेल का ग्रोथ है ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जो डीएनए की सिंथेसिस है या डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये केवल एक स्पेसिफिक स्टेज पे ही होता है सेल साइकिल के, ठीक। डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक स्पेसिफिक स्टेज पे होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो एस फेज होता है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। These replicated chromosome DNA are then distributed into daughter nuclei। कह रहा है these replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by the complex series of events during the cell division। These events are themselves under genetic control। वही कह रहा है कि जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर न्यूक्लियाई में सीरीज ऑफ इवेंट के थ्रू होता है और ये जेनेटिक कंट्रोल में भी होता है। जैसे कोई भी रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए डबल हुआ, ठीक है, फिर वो जब डॉटर सेल में जाएगा अगर वो सही से अमाउंट में नहीं गया ना या इक्वल अमाउंट में नहीं गया ना तो उससे डिजीज हो जाएगी ना। आप पढ़ोगे जेनेटिक्स में, उसमें देखोगे जेनेटिक जीन के थ्रू भी बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं। तो वही अगर क्रोमोसोम नंबर इक्वल या फिर अच्छे से नहीं गया इक्वल अमाउंट में तो डिजीजेज हो जाएंगी। तो इसीलिए कह रहा है जेनेटिक कंट्रोल में होता है। आगे वाला उतना कुछ इम्पोर्टेंट खास था नहीं, बस एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल जाइगोट से बने होते हैं। पहले उनकी लाइफ की स्टार्टिंग सिंगल सेल जाइगोट से ही होती है, ठीक है। हम पढ़ते हैं अब फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। कह रहा जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है सेल साइकिल इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर, पहले ह्यूमन सेल का ही बात कर रहा है। दिस सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर। ह्यूमन सेल जो है ये 24 आवर में डिवाइड करता है, ठीक है, हर 24 आवर में ह्यूमन सेल डिवाइड करता है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। कह रहा है जो ये सेल साइकिल की ड्यूरेशन है ये वेरी करती है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करती है और सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करती है, ठीक। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू आउट द सेल साइकिल ओनली 19 मिनट। जो ह्यूमन के सेल डिवीज़न में टाइम लगता है 24 आवर का, ठीक है, 24 आवर का टाइम लगता है और जो ईस्ट के सेल डिवीज़न में हमको 90 मिनट ही लगता है, ठीक। दिस सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। कह रहा है सेल साइकिल जो है 2 बेसिक फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज इज इंटरफेज, ठीक, फर्स्ट इज इंटरफेज, सेकेंड इज एम फेज या जिसको माइटोसिस फेज भी बोलते हैं, ठीक। कह रहा है दी एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। कह रहा है एम फेज जो है रिप्रेजेंट करता है जहाँ एक्चुअल सेल डिवीजन होता है या माइटोसिस होता है एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। सही कह रहा है जो एम फेज है ये रिप्रेजेंट करता है जहाँ एक्चुअल सेल डिवीजन होता है और जो इंटरफेज है ये 2 एम फेज के बीच का टाइम होता है, ठीक है, सही बात है। 2 एम फेज के बीच का जो टाइम होता है उसको इंटरफेज बोलते हैं, ठीक। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल साइकिल। कह रहा है ह्यूमन सेल साइकिल का जो एवरेज ड्यूरेशन है डिवीजन का वो 24 आवर है, ठीक है।
अब कह रहा है द सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर एन आवर, जो प्रॉपर जो सेल डिवीजन है वो लास्ट के बस 1 घंटे में होता है, ठीक। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। जैसे जो ह्यूमन का सेल डिवीजन का हम बोलते हैं जो टाइम है, सेल साइकिल का टाइम है 24 आवर है, ठीक है। जिसमें से जो प्रॉपर सेल डिवीजन होता है वो केवल 1 घंटे में होता है, ठीक। बाकी मोर देन 95% जो ड्यूरेशन होता है ना वो इंटरफेज का होता है, ठीक। उस टाइम बाकी जो 23 घंटे है ना उसमें जो सेल है वो इंटरफेज में रहेगा, 23 घंटे में इंटरफेज में रहेगा, लास्ट के 1 घंटे में सेल डिवाइड करेगा, एक्चुअल डिवीजन करेगा, ठीक। तो वही कह रहा है जो इंटरफेज है वो मोर देन 95% ड्यूरेशन होती है सेल साइकिल का, ठीक है। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन, एम फेज में न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होता है, करेस्पॉन्ड टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। एम फेज में स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन और करेस्पॉन्डिंग टू दी सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, और इसमें क्या होगा, डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट होंगे जिसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। जो क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, या डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। यूजुअली इंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यूजुअली कह रहा है इंड होता है साइटोप्लाज्म के डिवीजन से जिसे साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। द इंटरफेज थ्रू कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, जो इंटरफेज होता है उसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, जबकि सेल इसमें रेस्ट नहीं करता बट इसको बस हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज है। इट इज़ टाइम ड्यूरिंग विच सेल प्रिपेयर फॉर द डिवीजन, कह रहा है इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, या ये ऐसा टाइम होता है जहाँ सेल जो है डिवीजन के लिए तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, ठीक है। बाय अंडरगोइंग बोथ दी सेल ग्रोथ एंड DNA रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर, ताकि ये सेल जो है प्रिपरेशन करता है ताकि जो सेल ग्रोथ और DNA रेप्लिकेशन है एक ऑर्डरली मैनर में हो सके। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस, अब कह रहा है जो इंटरफेज है इसको 3 फर्दर फेजेज में डिवाइड किया गया है। G1 जिसे गैप 1 बोलते हैं, S फेज जिसे सिंथेसिस फेज बोलते हैं, G2 फेज जिसे गैप 2 बोलते हैं, ठीक है। हम देखते हैं G1 फेज करेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, कह रहा है G1 फेज जो है वो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। G1 फेज जो है माइटोसिस और DNA रेप्लिकेशन के बीच का फेज होता है, जैसे इस फिगर में देख लो, ये जो रेड वाला पूरा ये जितना दिया है ये यम फेज है, माइटोसिस का फेज है, ठीक। और ये यस फेज है, यम फेज और यस फेज के बीच में ही तो G1 फेज आ रहा है ना, तो वही बोल रहा है कि G1 फेज जो है ये बिटवीन दी माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, मतलब एस फेज और एम फेज के बीच में G1 आता है, ठीक। वही चीज़ ये बोल रहा है। G1 फेज करेस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन mitosis and initiation of DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grow. कह रहा है G1 फेज में जो सेल है वो मेटाबोलिकली एक्टिव होती है और लगातार वो ग्रो करती जाती है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA, लेकिन वो अपने DNA को रेप्लिकेट नहीं करेगी, ठीक है। G1 फेज में बता रहा है कि सेल जो है मेटाबोलिकली एक्टिव होगी, जो लगातार ग्रो करेगी, लेकिन ये अपने DNA को रेप्लिकेट नहीं करेगी, क्योंकि जो यस फेज है या सिंथेसिस फेज जिसको हम बोलते हैं, मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच DNA सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। जो यस फेज है उसमें जो है DNA की सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल, कह रहा है यस फेज में जो अमाउंट ऑफ DNA हर सेल में डबल हो जाएगा, ठीक। इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA इज डिनोटेड बाई 2C, अगर इनिशियल अमाउंट है DNA का 2C तो वो अमाउंट इंक्रीज होकर यस फेज में 4C हो जाएगा। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग समझ जाते हैं DNA का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है ना तो समझेंगे क्रोमोसोम भी बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, क्रोमोसोम का अमाउंट नहीं बढ़ेगा। अगर 46 क्रोमोसोम है ना तो 46 ही रहेंगे, क्रोमोसोम का इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन DNA का अमाउंट ज़रूर बढ़ जाएगा। इफ़ दिस सेल हैड डिप्लॉयड इन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कह रहा है अगर सेल डिप्लॉयड हुआ उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे,
एट जीवन में इवन आफ्टर ईयर्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिमेन्स 2n। देखो सेम बात कह रहा है कि अगर डिप्लॉयड सेल हुआ, अगर उसके जीवन में उसमें क्रोमोसोम नंबर 2n है ना, तो यस के बाद भी उसमें क्रोमोसोम नंबर 2n ही होंगे। ठीक, अमाउंट ऑफ डीएनए का 2c से 4c हो जाएगा, बट जो क्रोमोसोम नंबर है ना वो 2n का 2n ही रहेगा, अगर n है तो n ही रहेगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज होता है। लास्ट पॉइंट है, इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इट द न्यूक्लियस। कह रहा है एनिमल सेल में ड्यूरिंग एस फेज के टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और सेंट्रियोल का डिप्लिकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। एस फेज में क्या क्या होता है एनिमल सेल में, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। एस फेज के दौरान एनिमल सेल में न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है एस फेज के टाइम पे ही। ड्यूरिंग दी G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल द सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। कह रहा है G2 फेज में प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। G2 फेज में क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी माइटोसिस के लिए, जो रिक्वायर प्रोटीन होंगी सेल ग्रोथ, जैसे माइटोसिस के लिए जो भी रिक्वायर प्रोटीन होगी, क्योंकि G2 के बाद डायरेक्ट हमको माइटोसिस करना है। ठीक है, तो माइटोसिस के लिए जो भी रिक्वायर प्रोटीन वगैरह होंगी उसकी सिंथेसिस जो है वो G2 फेज में हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इन सम सेल द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। कह रहा कुछ सेल, जैसे एडल्ट एनिमल में भी कुछ सेल ऐसी होती हैं जो डिवीज़न शो नहीं करती हैं, जैसे हार्ट सेल। हार्ट के जो सेल होती हैं वो डिवीज़न नहीं शो करती हैं। एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीड टू दी रिप्लेस दी सेल। और कह रहा और कुछ सेल जो होती हैं जो ओकेजनली जब ज़रूरत पड़ती है तब वो डिवाइड करती हैं लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए। इंजरी या डेथ, अगर कोई हमको चोट या फिर इंजरी हो जाए, हमारी सेल की डेथ हो जाए, तो उसको रिप्लेस करने के लिए तब डिवाइड करेंगी ओकेजन पड़ने पे। कुछ सेल होती हैं जो डिवाइड ही नहीं करती, जैसे हार्ट सेल, और कुछ सेल ऐसी होती हैं जो ओकेजनली ज़रूरत पड़ने पे डिवाइड करती हैं। दीज सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट जीवन फेज टू इंटर टू इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। कह रहा जो सेल फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं वो जीवन फेज से एग्जिस्ट होके जीवन फेज से निकल के वो एक इनएक्टिव स्टेज क्विसेंट स्टेज में चली जाती है, जिसको हम G0 से डिनोट करते हैं। ठीक, जो सेल डिवाइड नहीं करती हैं वो जीवन फेज से निकलकर एक इनएक्टिव स्टेज क्विसेंट स्टेज पे चली जाती हैं सेल साइकिल के। ठीक, दिस सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर टू प्रोलिफरेट। ठीक है, जो क्विसेंट स्टेज की जो सेल होती हैं, ये इनएक्टिव स्टेज इसको हम बोलते हैं, ये जो इसमें सेल जाती हैं ना वो क्या करती हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। अगर जैसे इनएक्टिव स्टेज हमने बोल दिया ना, तो कुछ लोग उसको मेटाबॉलिकली इनएक्टिव लगा देंगे, लेकिन नहीं, इस पे ध्यान देना है कि ये जो इसकी सेल होती है क्विसेंट स्टेज की, जो इसमें सेल चली गई हैं, इसको क्विसेंट स्टेज को इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, बट इसकी जो सेल होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं करती हैं। ठीक, जब अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। कह रहा है ये डिवाइड नहीं करेंगी। ठीक, मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी लेकिन ये डिवाइड नहीं करेंगी, लेकिन जब बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी ना तो ये डिवाइड कर भी सकती हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। कह रहा है एनिमल में जो माइटोटिक सेल डिवीजन है सीन ओनली डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। एनिमल सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन केवल डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में होता है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लॉयड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। कह रहा है कुछ एक्सेप्शन भी देखा गया है जिसमें हैप्लॉयड सेल भी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती हैं। मेनली कह रहा है एनिमल सेल में जो भी एनिमल सेल होती है उसमें माइटोसिस डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में होती है, लेकिन कह रहा कुछ एक्सेप्शन भी देखा गया है जिसमें हैप्लॉयड सेल भी माइटोसिस कर रही हैं।
इसमें एक एग्जांपल दिया एक्सेप्शन में, मेल हनी बी। अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा बट ऐसे एग्जांपल याद कर लो। जेनेटिक्स में इस पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का सेक्स डिटर्मिनेशन दिया है ना, उस पर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्यों इसकी बातें कर रहा है कि मेल हनी बी जो है होती है ये हैप्लॉइड होती है, फिर भी ये डिवाइड करती है माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। अगेंस्ट दिस दी प्लांट सेल सो माइटोटिक डिवीजन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड साइज सेल। कह रहा है कि जो इसमें बोल दिया कि जो एनिमल सेल है वो डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में ही बस माइटोटिक सेल डिवीजन शो करेगा, लेकिन जो प्लांट सेल है ये माइटोटिक डिवीजन बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में शो करता है, ठीक है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट आइडेंटिफाइड प्लांट स्पीसीज एंड स्टेज ऑफ द माइटोसिस सीन इन हैप्लॉइड सेल। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, हम पढ़ेंगे एम फेज के बारे में, ठीक है। एम फेज, दिस इज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। एम फेज जो है ये सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का, इन्वॉल्विंग ए मेजर रिकॉग्निशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल, ठीक। कह रहा है इसमें मेजर रिकॉग्निशन इन्वॉल्व होता है वर्चुअली जितने भी कंपोनेंट होते हैं सेल का, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजनी सेल इज द सेम। कह रहा है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है पेरेंट और प्रोजनी सेल में सेम होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। थ्रू देयर फॉर द कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस, न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। कह रहा सुविधा अपने सुविधा के हिसाब से माइटोसिस को जो है 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, न्यूक्लियर डिवीजन को, जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट द डिवीजन प्रोग्रेसिव प्रोसेस वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट ड्रॉन। कह रहा है कि ये जो डिवीजन है 4 स्टेजेस में जो डिवाइड किया गया है इसमें कोई हम क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं स्टेजेस के बीच में। बट कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व विद 4 स्टेजेस, कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस इन्वॉल्व करती हैं। पहला प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज, ठीक है। पहले हम प्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगता हो, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब पढ़ने में। अब देखो प्रोफेज पढ़ते हैं। प्रोफेज विच इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोज द SG2 फेज ऑफ इंटरफेज। कह रहा प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस विच माइटोसिस फॉलोज द SG2 फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के S और G2 फेज के बाद जो होती है माइटोसिस की प्रोफेज होगी सबसे पहले। इन SG2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बाय इंटरविंग्ड। कह रहा जो S और G2 में जो DNA मॉलिक्यूल बनेगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, मतलब उलझा हुआ होगा एक दूसरे में, ठीक है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। और कह रहा प्रोफेज मार्क किया जाता है, या प्रोफेज में मेनली होता क्या है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो क्रोमोसोमल मटेरियल उलझा हुआ होता है ना इंटरफेज में, अब उसको ये कंडेंस करेगा, मतलब सुलझाने का काम करेगा, ठीक, क्रोमोसोमल मटेरियल का। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। कह रहा है जो क्रोमोसोमल मटेरियल है ये अनटेंगल्ड, मतलब जो अनटेंगल्ड मतलब सुलझाना होता है, सुलझाना अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। जब क्रोमेटिन कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा तो उसमें जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उसको हम सुलझाएंगे। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग S फेज ऑफ इंटरफेज। आपने पढ़ा था जो सेंट्रोसोम है ये S फेज ऑफ इंटरफेज के S फेज में डुप्लीकेट किया था। नाउ बिगिन टू मूव, आपने पढ़ा था ना, आगे हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस के अंदर S फेज के टाइम पे न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है और साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करता है ना। तो वही कह रहा है कि जो सेंट्रोसोम S फेज में डुप्लीकेट हुआ था वो बिगिन्स टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल, वो प्रोफेज में अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस मार्क्ड बाई फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कह रहा जब प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगा तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक से मार्क करेगा। मेनली यही कैरेक्टरिस्टिक जो दी हैं यही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो।
क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। कह रहा क्रोमोसोमल मटेरियल जो है ये कंडेंस होके माइटोटिक क्रोमोसोम बना लेंगी। क्रोमोसोम कैन सीन टू बी कंपोस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच टूगेदर एट ए सेंट्रोमियर। कह रहा आप देखेंगे क्रोमोसोम को तो आपको दो क्रोमेटिड के फॉर्म में दिखेगी जो आपस में सेंट्रोमियर द्वारा अटैच होगा। ठीक है, दोनों क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर द्वारा अटैच होंगी। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। कह रहा है जो सेंट्रोसोम इंटरफेज के दौरान जो डुप्लीकेट किया था साइटोप्लाज्म में, बिगिन टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, जो प्रोफेज में अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर। अब जो कह रहा है जो सेंट्रोसोम मूव करके अपोजिट पोल पे जाएगा फिर वो क्या करेगा, वो वहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट करेगा। ठीक है, सेंट्रोसोम आपस जब दोनों तरफ वो मूव करके अपोजिट पोल पे गया फिर वहाँ से वो अपोजिट पोल पे क्या करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट करेगा। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल निकालेगा जिसको हम एस्टर्स बोलते हैं। ठीक, द टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का कह रहा दो एस्टर एक साथ विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक अपरेटस। कह रहा दो एस्टर एक साथ मिलके स्पिंडल फाइबर बनाएंगे जिसको हम माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। ठीक है, विद टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक अपरेटस। दो एस्टर एक साथ मिलके स्पिंडल फाइबर से माइटोटिक अपरेटस बनाएंगी। ठीक है, एस्टर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज विच व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि जब प्रोफेज ख़त्म हो जाएगा, एंड ऑफ प्रोफेज में जब आप माइक्रोस्कोप से सेल को देखेंगे तो डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। आप जब मतलब प्रोफेज के लास्ट में जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो सेल में ना तो कोई गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ना तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना न्यूक्लियोलस, ना न्यूक्लियर इन्वेलप, ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा। मतलब जो न्यूक्लियर इन्वेलप, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस ये सब डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, प्रोफेज में। अब यहाँ से क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मेटाफेज पढ़ते हैं हम लोग। मेटाफेज में क्या है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। कह रहा है जो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर इन्वेलप का, न्यूक्लियर इन्वेलप इसमें कह रहा है कि ये नहीं दिखाई देता है, तो वही कह रहा है कि कंप्लीटली जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट टूट जाएगी तब सेकेंड स्टेज माइटोसिस की स्टार्ट होगी। ठीक है, मेटाफेज की स्टार्टिंग तब वहीं से होगी जहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एकदम ख़त्म हो जाएगी। ठीक, डिसअपियर हो जाएगी। हैंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कह रहा है कि जो क्रोमोसोम होगा वो क्रोमोसोम जो है सेल के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाएगा बाय दिस स्टेज मेटाफेज में। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगा और इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्रोमोसोम हमको एकदम क्लियरली रूप में दिखाई देगा। देन इज स्टेज एट विच मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडी। मेटाफेज में देखने पे जो क्रोमोसोम है बहुत अच्छे से दिखाई देगा। कह रहा है कि इसीलिए अगर क्रोमोसोम की स्टडी करनी हो, क्रोमोसोम के मार्फोलॉजी की स्टडी करनी हो तो ये सबसे बेस्ट स्टेज होता है मेटाफेज। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। कह रहा है जो मेटाफेज के क्रोमोसोम होते हैं ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बनी होती हैं। विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, जो आपस में एक दूसरे से सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच होती हैं। दी स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। कह रहा है एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है सेंट्रोमियर के सरफेस पे जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये जो स्ट्रक्चर है सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम काइनेटोकोर बोले हैं। इस काइनेटोकोर से जो है स्पिंडल फाइबर अटैच करेगा। ठीक है, टू द क्रोमोसोम दैट मूव इनटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ द सेल। स्पिंडल फाइबर अटैच करेगा काइनेटोकोर से, फिर क्या करेगा जो क्रोमोसोम है ये सेल के सेंटर में मूव करेगा।
द मेटाफेज इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमेटिड। कह रहा मेटाफेज में मेटाफेज की करेक्टराइज्ड बाय दी ऑल क्रोमोसोम कमिंग एट लाइट इनटू इक्वेटर। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम जो हैं एक साथ आके इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्ट विद काइनेटोकोर ऑफ स्पिंडल फाइबर। कह रहा जो एक क्रोमेटिड है वो स्पिंडल फाइबर के ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर ऑफ वन पोल। जैसे जब कैसे बताऊँ, एक मिनट रुको। जैसे ये हो गया हमारा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, ये आपस में सेंट्रोमेयर के थ्रू अटैच है दोनों क्रोमेटिड, ठीक है। अब इस पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर। अब एक साइड इधर अटैच होगा माइक्रोट्यूब्यूल, एक साइड इधर अटैच होगा माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि आई थिंक आपको दिखा होगा, देखो ये क्रोमेटिड है, ये सेंट्रोमियर है, ये काइनेटोकोर है, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल अटैच है, ठीक है। एक क्रोमेटिड से एक माइक्रोट्यूब्यूल अटैच है। तो वही कह रहा है कि द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल क्रोमोसोम कमिंग लाइट टू इक्वेटर। कह रहा सारे क्रोमोसोम एक साथ आके इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं और वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड टू काइनेटोकोर ऑफ स्पिंडल। एक क्रोमेटिड जो है एक क्रोमोसोम की काइनेटोकोर से अटैच हो जाती है स्पिंडल के थ्रू। स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय द काइनेटोकोर ऑफ स्पिंडल फाइबर। एक पोल सिस्टर क्रोमेटिड का देखो, एक इधर एक, अगर इसको हम एक सेल मान लेते हैं तो अगर यहाँ एक पोल पे इधर से इधर एक कनेक्ट हो गया, एक पोल से इधर कनेक्ट हो गया, तो ये एक सिस्टर क्रोमेटिड एक पोल पे, दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे कनेक्ट हो जाती हैं। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट दिस मेटाफेज रिफर टू एज मेटाफेज प्लेट। कह रहा जिस प्लेन पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाती हैं मेटाफेज में सेंटर में, उसे मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। दो फीचर इसमें है मेनली इम्पॉर्टेंट मेटाफेज में। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। जो कह रहा कि स्पिंडल फाइबर जो हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाती हैं। फिर क्या कह रहा है, क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन इनटू मेटाफेज प्लेट। और क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल इक्वेटर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम जो है ये स्पिंडल इक्वेटर से मूव करके ये अलाइन हो जाती है मेटाफेज प्लेट पे। ये जो सेंटर में ये अलाइन हो गई हैं क्रोमोसोम, इस फिगर में देखो, इसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाती हैं थ्रू स्पिंडल फाइबर बोथ पोल। ये देखो ये स्पिंडल है, ठीक है, स्पिंडल है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकली हैं जो जैसे एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस फिगर में। और इस सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर जो दिख रहा है ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर एक काइनेटोकोर है, ठीक है। यहाँ से एक काइनेटोकोर से एक तरफ की स्पिंडल फाइबर अटैच है, दूसरी काइनेटोकोर से दूसरी तरफ की स्पिंडल फाइबर अटैच है, ठीक। तो वही इसमें कह रहा है कि जो ईच सिस्टर क्रोमेटिड अटैच इन अपोजिट पोल। ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है, तो ईच सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है अपोजिट पोल पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब एनाफेज हम पढ़ते हैं, ठीक है। एनाफेज पढ़ते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इट स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमेटिड। कह रहा है कि ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज मेटाफेज प्लेट। जो मेटाफेज प्लेट पे जो अरेंज होंगी क्रोमोसोम वो स्प्लिट होंगी, ठीक है। एंड टू डॉटर क्रोमेटिड रिफर टू एट डॉटर क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम अरेंज है मेटाफेज प्लेट पे, अब एनाफेज जब आएगा तो यहाँ से ये जो है ये सेंट्रोमियर जो इसका अटैच है ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक। डॉटर क्रोमेटिड दोनों अलग हो जाएंगी, ठीक। तो वही कह रहा है कि स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमेटिड नाउ रिफर टू एट डॉटर क्रोमोसोम।
अब जो डॉटर क्रोमेटिड है इसको हम डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे, जिसको हम फ्यूचर न्यूक्लियाई भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे चल के न्यूक्लियाई ही तो बनाएंगी। बिगिन दियर माइग्रेशन टूवर्ड द अपोजिट पोल। अब ये जो यहाँ अटैच, जब ये टूट जाएगा बीच का सेंट्रोमियर, तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी। तो वही कह रहा है ये माइग्रेशन इनका स्टार्ट हो जाएगा अपोजिट पोल की तरफ। एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे, हर क्रोमोसोम जो मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट से अवे मूव करेगा। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टूवर्ड द पोल, हेंस द लीडिंग एज एंड आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज ट्रेलिंग बिहाइंड। कह रहा है कि जब सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टूवर्ड द पोल, जो सेंट्रोमियर होता है ईच क्रोमोसोम का वो पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है, जिससे पोल टूवर्ड द पोल, हेंस द एज लीडिंग एज आर्म ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। मतलब ये कह रहा है कि जो जब ये मूव करेगा क्रोमोसोम, ठीक है, जैसे जब ये क्रोमोसोम मूव करता है, मान लो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम है ये। अब यहाँ से सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, ठीक है, एक इधर ये अटैच हुआ है स्पिंडल फाइबर, एक इधर ये काइनेटोकोर से, ठीक है। अब ये स्प्लिट हुआ, एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक क्रोमेटिड ये हो गया, ठीक, एक क्रोमेटिड ये हुआ, एक क्रोमेटिड ये हुआ। अब ये मूव जब करेगी तो इसमें यही कह रहा ना कि लीडिंग एज एंड आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड, तो ये जब मूव करेगा तो इस तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरह, ठीक है। जैसे ये इसकी जो एज है, एज आगे आ जाएगी, ठीक है, ये जो जहाँ सेंट्रोमियर से अटैच होगा ये एज आगे आ जाएगी और आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड, और ये इसके जो आर्म है ये पीछे रहेंगे। उसी के इसकी ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो दिया है एनसीईआरटी में कि लीडिंग एज एंड आर्म ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, इसका एज जो है वो लीड करेगा, आगे आएगा, और आर्म जो होगी ये ट्रेलिंग बिहाइंड, ये पीछे, मतलब ट्रेलिंग बिहाइंड पीछे फ्लैटर करते हुए आएंगी, ठीक है। मेनली एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट याद रहे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पोल एंड हेंस द एट द लीडिंग एज एंड आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज ट्रेलिंग बिहाइंड, दस एनाफेज स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाई, मेनली एनाफेज स्टेज को हम कैसे करेक्टराइज करते हैं, की इवेंट क्या होगा। पहला तो होगा सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ठीक। मेनली जो होगा एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगी, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगी, एंड क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, और क्रोमेटिड जो है ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जो इसमें जो की पॉइंट जो दिया है ना हर फेज के बाद, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एनाफेज में दिया है सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर इसमें स्प्लिट हो जाएंगी, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगी, और क्रोमेटिड मूव करेंगे अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है। इसमें दो की इवेंट होता है, पहले तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर स्प्लिट करी, क्रोमेटिड सेपरेट हो गई, फिर क्रोमेटिड जो है, जो सेपरेटेड क्रोमेटिड है, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगी। अब टीलोफेज में हम पढ़ेंगे, ठीक है, टीलोफेज पढ़ेंगे। एट द बिगिंस ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज टीलोफेज ऑफ क्रोमोसोम that have reached their respective pole decondense and lose their individuality, ठीक है। कह रहा है जब फाइनल स्टेज कैरियोकाइनेसिस की स्टार्ट होगी, टीलोफेज, तो इसमें क्रोमोसोम जो है ये अपोजिट पोल की तरफ तो मूव भी कर जाएंगी, अपोजिट पोल की तरफ तो मूव कर गई थी एनाफेज में ही, ठीक है। जो अपोजिट पोल की क्रोमोसोम है वो आपस में डीकंडेंस हो जाएंगी। डीकंडेंस मतलब होता है उलझ जाना, ठीक है, आपस में उलझ जाएंगी और अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ कर देंगी। मतलब यहाँ देखो आप, हर क्रोमोसोम अलग अलग दिख रहा है ना, क्रोमेटिड हर अलग अलग दिख रहा है। जब ये टीलोफेज आएगा तो यहाँ देखो हर पोल पे ये सब एकदम मिक्स हो गया क्रोमोसोम, मतलब ये अपनी इंडिविजुअलिटी को ये लूज़ कर देंगी, ठीक है। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो गो लॉन्गर बीन सीन ईच ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एंड टू पोल।
कह रहा वही अपोजिट पोल पे हमको क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस फॉर्म में मतलब डीकंडेंस होके दिखाई देंगी, ठीक है। इसका की इवेंट क्या है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड दियर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। जो कह रहा है कि अपोजिट स्पिंडल पोल पे क्रोमोसोम क्लस्टर बना लेंगी, ठीक है, और अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देंगी, ठीक। न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एंड ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। हमने पढ़ा था प्रोफेज में जो न्यूक्लियर इन्वेलप गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER ये सब न्यूक्लियस वगैरह ये डिसअपियर हो गई थी ना, तो अब क्या होगा, टेलोफेज में जो न्यूक्लियर इन्वेलप है और न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER ये सब फिर से दोबारा से आ जाएंगी, ठीक है, रीफॉर्म हो जाएंगी टेलोफेज में। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER ये सब फिर से रीफॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। और ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बना लेंगे, एक न्यूक्लियाई ए एक न्यूक्लियाई ए। अभी 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाई है बट 2 डॉटर सेल नहीं बनी है। 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना ली हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड कर लेगा तो 2 डॉटर सेल भी बन जाएंगी, ठीक है। सेल डिवीजन के लिए हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक। साइटोकाइनेसिस में क्या है, माइटोसिस कंप्लीट नॉट ओनली द सेग्रीगेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ कैरियोकाइनेसिस, बट कह रहा वही कि माइटोसिस में केवल सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम को डिवाइड करना है कैरियोकाइनेसिस करने से कंप्लीट नहीं हो जाता है माइटोसिस, बट दी सेल इटसेल्फ डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। कह रहा कि सेल जो है खुद से डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाती है जिसमें साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवाइड गेट कंप्लीटेड। जब सेल डिवाइड कर जाती है तब जाके सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। एनिमल सेल में क्या कह रहा है कि दिस अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जो है सेल डिवीजन फरो फॉर्मेशन के थ्रू होता है। द फरो ग्रेजुअली deepens and ultimately join the center of the cytoplasm of the 2 cell। कह रहा कि एनिमल सेल में मेनली इसमें क्या याद करना मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मेनली याद करना कि जो एनिमल सेल में है ये सेल साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन के थ्रू होता है। फरो जो है ये पेरीफेरी से सेंटर की तरफ मूव करता है, ठीक है। जैसे ये इसमें फरो थोड़ा दिखाया गया है, जैसे ऐसे ही दिखाया गया सेल में ना, तो इसमें जो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ मूव करेगा ये जैसे धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसता जाएगा। तो ये कह रहा है कि फरो ग्रेजुअली डिपेंड अल्टीमेटली सेंटर पे जाके डिवाइड कर जाएगा साइटोप्लाज्म में। ये धीरे धीरे धंसता जाएगा तो ये जो है दोनों सेल आपस में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और प्लांट सेल में जो है साइटोकाइनेसिस ये सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होगा और ये ग्रो करेगा इनरवर्ड से आउटवर्ड, ठीक है। सेल प्लेट फॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट होके बाहर की तरफ ग्रो करता है। द एग्जिस्टिंग लैटरल सेल वॉल, इसमें 2 ही पॉइंट है मेनली, है कि इसमें 2 पॉइंट याद करना आपको कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल डिवीजन फरो फॉर्मेशन के थ्रू होता है, जो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ मूव करता है फरो, और सेंटर में डिवाइड कर जाएगा, 2 डॉटर सेल अलग अलग बन जाएंगी, ठीक है। और जो प्लांट सेल है इसमें सेल डिवीजन या साइटोकाइनेसिस ये सेल प्लेट के थ्रू होता है। सेल प्लेट जो है ये सेल के बीच से स्टार्ट होता है, ये सेंटर से पेरीफेरी की तरफ मूव करता है, ठीक है। सेल प्लेट इसमें जो है ये सेल में रिप्रेजेंट करता है मिडिल लैमेला को बिटवीन द वॉल ऑफ द 2 एडजेसेंट सेल। 2 एडजेसेंट सेल के बीच का जो वॉल होता है इसको मिडिल लैमेला बोलते हैं, उसी को रिप्रेजेंट करता है सेल प्लेट। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल। कह रहा जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा तो जो ऑर्गेनेल होंगी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट में, ठीक है। जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा तो जो ऑर्गेनेल होंगी माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट में। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस एज रिजल्ट द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। कह रहा कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है साइटोकाइनेसिस तो हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया और लेकिन वो साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन तो हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर तो बढ़ जाएगा क्योंकि क्रोमोसोमल डिवीजन तो हो गया है ना, कैरियोकाइनेसिस हो गया, नॉट फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई देगा हमको, ठीक है।
अब जैसे यही सेल है, ठीक है, इस सेल में देखो, इसमें देखो हो गया है कैरियोकाइनेसिस, ठीक, कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं दिखाई दे रहा है। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड बाई न्यूक्लिएटेड तो है ना, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक, यहाँ 2 हमको दिखाई दे रहा है, तो 2 दिखाई दे रहा है तो ये डाई न्यूक्लिएटेड हो गया ना। तो ऐसे ही मान लो और ढेर सारे सेल होंगे, तो अगर उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ कैरियोकाइनेसिस के बाद तो हमको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई देगा, जिसको हम सिंसाइशियम बोलते हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम सिंसाइशियम बोलते हैं। इसका एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। जो आप रॉ कोकोनट, जो ग्रीन वाला कोकोनट जो आता है जिसका वाटर आप पीते हो ना, तो वही कह रहा है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। जो पहली बात, जो वाटर आप पीते हो वो एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का, ठीक है, एंडोस्पर्म है, उसमें यही सेम कंडीशन पाया जाता है। उसमें जो है कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, लेकिन उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। अगर साइटोकाइनेसिस होगा तो अगर सेल डिवीजन भी हो जाएगा उसमें, तो पानी नहीं बचेगा उसमें, ठीक है। तो लिक्विड एंडोस्पर्म जो कोकोनट का है वो सिंसाइशियम कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं माइटोसिस का क्या है। लिखा तो बहुत कुछ है, बट इम्पॉर्टेंट 2-4 लाइन है इसमें। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल ओनली। कह रहा माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन है वो रिस्ट्रिक्ट होती है डिप्लॉयड सेल के लिए ओनली। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉयड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। कह रहा कुछ लोअर प्लांट और कुछ सोशल इंसेक्ट हैं जिसमें हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस डिवीजन होता है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन देयर लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि क्या है हम लाइफ और ऑर्गेनिज्म के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है डिवीज़न का। हेन तेन सब लिखा है, इतना कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं। मेन इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट। माइटोसिस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल, इसमें डिप्लॉयड डॉटर सेल फॉर्मेशन प्रोड्यूस होती हैं आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होगा फादर का, वही फादर या फिर आप पेरेंट मान सकते हो, पेरेंट का जो जेनेटिक कंपोनेंट होगा डॉटर सेल का भी वही जेनेटिक कंपोनेंट होगा, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ मल्टी न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। कह रहा है जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो ग्रोथ होगा वो माइटोसिस के थ्रू ही होता है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। कह रहा है जब सेल ग्रोथ करता है तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। उसको फिर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो को रीस्टोर करने के लिए सेल फिर से डिवाइड करती है, ठीक है। ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। कह रहा है एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस का सेल रिपेयर करने में, ठीक है। पहले तो एक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रीस्टोर करने में, फिर सेल रिपेयर करने में। दी सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ एंडोडर्मिस एंड लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल विल कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड। कह रहा जो अपर लेयर की सेल होती है, एपिडर्मिस की जो सेल होती हैं, या फिर हमारे गट की जो लाइनिंग की सेल होती हैं, या ब्लड सेल जो होती हैं, इसको लगातार हम रिप्लेस करते रहते हैं, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द एपिकल एंड लैटरल कैम्बियम। कह रहा माइटोटिक डिवीजन अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होगा जैसे एपिकल एंड लैटरल कैम्बियम, रिजल्ट द कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। कह रहा है कि जब एपिकल और लैटरल कैम्बियम में लगातार माइटोटिक डिवीजन होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, तो उसके थ्रू क्या होगा, एक पूरी थ्रू आउट द लाइफ एक कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ कर पाएंगी ड्यू टू माइटोटिक डिवीजन। क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है एपिकल और लैटरल कैम्बियम, इसमें लगातार माइटोटिक डिवीजन होगा जिसके थ्रू ग्रोथ होगा। तो ठीक है, वही है कि जो थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ जो होती है प्लांट में वो भी माइटोसिस के थ्रू ही होती है, ठीक है। मेन इसमें क्या है, सेल ग्रोथ और सेल रिपेयर में माइटोसिस का इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। सेल ग्रोथ करती है तो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे उसको बैलेंस करने के लिए हम माइटोसिस करते हैं, और सेल को रिपेयर करने में भी करते हैं, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मियोसिस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए आप लोग।
ईजी है, NCERT रीड करिएगा अच्छे से तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाय बाय।